हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम फ्री वर्स और ऐसे के बारे में पढ़ेंगे। फ्री वर्स क्या होता है और ऐसे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री वर्स की। तो फ्री वर्स के बारे में बात करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम एक बार रिमाइंड कर लें कि हम इससे पहले ब्लैंक वर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ब्लैंक वर्स क्या होता है। ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स को हम एक बार कंपैरेटिवली देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ब्लैंक वर्स क्या होता है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि फ्री वर्स क्या होता है, क्योंकि हम ब्लैंक वर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने ब्लैंक वर्स के बारे में पढ़ा था कि ब्लैंक वर्स होता है उसमें रेगुलर मीट्रिकल फीट्स होते हैं, लेकिन लाइंस जो होती हैं उसकी वो अनराइम्ड लाइंस होती हैं, बट वो हमेशा आइएम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो सिर्फ लाइंस जो होती हैं वो राइम मतलब उनमें कोई रेगुलर राइम स्कीम नहीं होती है। ठीक है, तो ब्लैंक वर्स होता है वो without having any particular rhyme scheme that is written always in iambic pentameter and it has regular metrical feet। ठीक है, तो ये तो होता है ब्लैंक वर्स जो कि आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, जिसमें रेगुलर मीट्रिकल फीट होते हैं। ठीक है, लेकिन लाइंस जो होती हैं उनमें कोई राइम स्कीम नहीं होता, अनराइम्ड लाइंस होती हैं। अनराइम्ड लाइंस, ठीक है, विद रेगुलर मीट्रिकल फीट एंड रिटन इन ऑलवेज आइएम्बिक पेंटामीटर। तो वो तो होता है ब्लैंक वर्स। अब अगर बात करें कि फ्री वर्स क्या होता है, क्योंकि दोनों दिखने में सिमिलर से लग रहे हैं, तो फ्री वर्स की अगर बात करें तो अ लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज पोइट्री that is free from limitations of regular meter or rhythm and does not rhyme with fixed forms। तो फ्री वर्स इज अ लिटरेरी डिवाइस जिसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ रेगुलर मीटर और रिदम। मीन्स इसमें ना ही तो कोई रेगुलर मीटर होता है, ना ही कोई रेगुलर रिदम होती है, ना ही इसमें कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम होती है। ठीक है, तो ब्लैंक वर्स में तो हमने ये पढ़ा था कि अनराइम्ड लाइंस होती हैं बट आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। इसमें फ्री वर्स जो है वो इस तरह की सेमी लिमिटेशन से क्या है, फ्री है। ना ही इसमें कोई रेगुलर मीटर है, ना ही राइम स्कीम है, ना ही रिदम है। तो ये क्या हो गया, फ्री वर्स हो गया। Such poems are without rhythm and rhyme schemes, do not follow regular rhyme scheme rules, yet still provide artistic expression। ठीक है, तो फ्री वर्स वो पोएम्स हो गई जो बिना किसी रिदम और बिना किसी राइम स्कीम के होती हैं और ना ही वो किसी रेगुलर राइम स्कीम रूल को फॉलो करती है, लेकिन फिर भी ये एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देती हैं। The poet can give his own shape to a poem whatever he desires। और इस तरह की जो वर्स होती है, इस तरह की जो पोएम्स होती हैं, किस तरह की जो फ्री वर्स में लिखी जाती है, इनमें किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करने के कारण राइटर जो है, पोइट जो है, वो पोएम को कोई भी शेप दे सकता है वॉट एवर ही डिज़ायर्स, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर रूल में वो रूल से लिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेशंस नहीं होती हैं उसके पास में। वॉल्ट विटमैन इज़ नॉन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स इंग्लिश पोइट्री। वॉल्ट विटमैन को फ्री वर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करने के लिए जाना जाता है। इट वॉज विटमैन्स लीव्स ऑफ ग्रास 1855 दैट रियली एस्टेब्लिश्ड इट्स रेपुटेशन। तो वॉल्ट विटमैन का वर्क था एक लीव्स ऑफ ग्रास, जिसको फ्री वर्स की रेपुटेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जाना जाता है। द टेक्निक हैज़ बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। विटमैन्स आफ्टर द सी शिप इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्स, जिसकी कुछ लाइन्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं। तो ये एग्जाम्पल है फ्री वर्स का
After the sea ship, after the whistling winds, after the white grey sails towed to their spars and ropes, below myriad waves hastening, lifting up their necks, standing in ceaseless flow toward the track of the ship, waves of the ocean bubbling and gurgling, ब्लीथली प्रेइंग। ठीक है, तो ये कुछ लाइन्स है आफ्टर दिस सी शिप, वॉल्ट विटमैन की जो पोएम है उससे, जो कि एक एग्जाम्पल है किसका, फ्री वर्स का। तो ये तो हो गया फ्री वर्स। ठीक है, तो फ्री वर्स क्या हुआ, अ लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज पोइट्री दैट इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ रेगुलर मीटर, रिदम, ठीक है, एंड without having any particular rhyme scheme, without having any fixed form. It is totally free. Free of what? Free of regular meter, free of regular rhythm, free of rhyme scheme. Okay? आगे हम बात करते हैं ऐसे की। ऐसे क्या होते हैं? So, non-fictional prose works that usually explore a single topic. Non-fictional prose works, ठीक है, तो ऐसे क्या होते हैं, नॉन फिक्शनल प्रोज वर्क्स होते हैं जो यूजुअली एक सिंगल टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। यूजुअली, इट्स नॉट लिमिटेड, ठीक है, हाउ एवर इट मे एक्सप्लोर मल्टीपल थीम्स एज वेल, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल टॉपिक। Multiple themes are also used in essays. As a genre of literature, it is extremely flexible in form and content, capable of engaging its readers on a wide variety of subjects. ठीक है, तो ऐसे में सब्जेक्ट्स की वाइड वैरायटी होती है, मीन्स ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके लिखे जाते हैं। फ्लेक्सिबल होता है फॉर्म एंड कंटेंट में, ठीक है, और रीडर्स को एंगेज करने का काम करता है ऐसे। Although essays have been classified into various types such as personal, argumentative, descriptive, etc. तो ये कुछ टाइप्स बताए गए हैं कि एसेज को क्लासीफाई किया गया है पर्सनल एसेज में, आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज में, डिस्क्रिप्टिव एसेज में, एट्सेट्रा। बट इसके साथ साथ ही एसेज कैन ऑल्सो बी, यहाँ पे ही गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे बी आएगा। एसेज कैन ऑल्सो बी इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एसेज को हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दो भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्मल एसेज आर ऑफन इंस्ट्रक्टिव इन नेचर while the personal observations of the essayist lend to an informal essay। तो जो पर्सनल एसेज होते हैं, जो नेचर में पर्सनल होते हैं, वो कैसे होते हैं, इंस्ट्रक्टिव होते हैं, इंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। वहीं पे जो इनफॉर्मल एसेज होते हैं वो राइटर की एसेस्ट का पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है, किसी भी चीज़ को देखने का उसका पर्सनल नज़रिया होता है, तो वो इनफॉर्मल होता है। और फॉर्मल जो होते हैं एसेज, वो एक तरह से इंस्ट्रक्ट करते हैं, एक जनरल पर्सपेक्टिव बताते हैं, जबकि इनफॉर्मल एसेज में हम राइटर का एसेस्ट का पर्सनल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। The French writer Michel de Montaigne coined the word essay in 1850 when he used it as the title for his first publication. He had an informal discursive style. ठीक है, तो एसेज को, ऐसी जो फॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस करने का श्रेय हम दे सकते हैं माइकल डे मोंटेन को, हु वॉज अ फ्रेंच राइटर, ठीक है। और उनके जो एसेज थे वो कैसे थे, इनफॉर्मल एसेज थे, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब वही जिसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन था राइटर का। और उनकी जो स्टाइल थी वो कैसी थी, डिस्कर्सिव स्टाइल थी। डिस्कर्सिव स्टाइल का मतलब है कि जो किसी एक पॉइंट पर लिमिटेड ना हो, जिसमें किसी एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो ना किया गया हो, ठीक है, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए मूव करती है विदाउट एनी स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो ना किया गया हो। तो माइकल डी मोंटेन के जो एसेज थे वो इसी तरह के थे, इनफॉर्मल थे, और उनकी जो स्टाइल थी राइटिंग की वो कैसी थी, डिस्कर्सिव स्टाइल थी।
Francis Bacon's essays 1597 on the contrary were terse, didactic and impersonal. हम कंपैरेटिवली देख सकते हैं फ्रांसिस बैकन के जो एसेज थे, यहाँ पे एसेज उनका कलेक्शन था एसेज का, उसका टाइटल का नाम है जो कि 1597 में पब्लिश हुआ था। तो फ्रांसिस बैकन के जो एसेज थे ऑन द कॉन्ट्रेरी दे वर टर्स, डाइडेक्टिक एंड इम्पर्सनल। तो जहाँ पर माइकल डे मोंटेन के एसेज इनफॉर्मल थे, ठीक है, और डिस्कर्सिव थे, वहीं पर फ्रांसिस बैकन के जो एसेज थे वो टर्स थे। टर्स का मतलब होता है कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना, ठीक है ना, सैड इन फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कहना, टर्स थे। डाइडेक्टिक, डाइडेक्टिक का मतलब होता है ऐसे जिनमें हम लोगों को टीच करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, या फिर अपन हिंदी में इसको अपन कह सकते हैं उपदेशात्मक थे, जिनमें मोरल टीचिंग, मोरल लेसन दिए जाते थे, बताया जाता था, मोरालिटी के बारे में बताया जाता था, नैतिकता के बारे में बताया जाता था। तो डाइडेक्टिक थे उनके एसेज और इम्पर्सनल थे, ठीक है। तो फ्रांसिस बैकन के जो एसेज थे वो अपन कह सकते हैं उनके एसेज की कैरेक्टरिस्टिक थी, टर्स थे, डाइडेक्टिक थे और कैसे थे, इम्पर्सनल थे। While Montaigne wrote long essays, Bacon's works were very brief, employing the minimum number of words to convey his ideas. ठीक है, और कंपैरिजन अगर हम देखें तो मोंटेन के जो एसेज थे वो बड़े थे, जबकि बैकन के, फ्रांसिस बैकन के जो एसेज थे वो उनके जो एसेज है साइज में बहुत छोटे छोटे एसेज उन्होंने लिखे हैं। ब्रीफ एम्प्लॉइंग द मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स टू कन्वे हिज आइडियाज़, वो कम से कम शब्दों का यूज़ करते थे अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए उनकी जो स्टाइल थी वो उसको टर्स माना जाता है, ठीक है। इन द 19th century चार्ल्स लैम्ब्स एसेज ऑफ एलिया offer delightful and very touching glimpses of the author's life and times. 19th सेंचुरी में चार्ल्स लैम्ब का कलेक्शन आया था एसेज ऑफ एलिया, यहाँ पर टाइटल है एसेज ऑफ एलिया, उनके एसेज का जो कलेक्शन था उसका। ऑफर डिलाइटफुल एंड वेरी टचिंग ग्लिम्सेस ऑफ द ऑथर्स लाइफ एंड टाइम्स, और ये जो कलेक्शन है इसमें हम राइटर जो है चार्ल्स लैम्ब एसेस्ट जो है उनकी खुद की लाइफ और उनके टाइम के बारे में, उस पीरियड के ग्लिम्स देख सकते हैं, एक झलक देख सकते हैं। इन द हैंड्स ऑफ हैजलिट, डी क्वेंसी, कॉलरिज, रस्किन, आर्नोल्ड एट्सेट्रा द जॉनर फ्लरिश्ड इन द 19th सेंचुरी। तो ये कुछ राइटर्स हैं 19th सेंचुरी के जिन्होंने इस फॉर्म को, कौन सी फॉर्म को, ऐसे जो राइटिंग की फॉर्म है इसको फ्लरिश करने का काम में किया था। तो ये हो गया ऐसे। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे क्या है, नॉन फिक्शनल प्रोज वर्क्स that usually explore a single topic, but it is not limited to a single topic. Multiple themes are also used in essays, okay, and as a genre of literature it is extremely flexible in form and content, capable of engaging its readers on a wide variety of subjects. Although essays have been classified into various types such as personal, argumentative, descriptive, etc., and essays can also be formal and informal. And what are the formal essays? Formal essays are often instructive in nature, while the personal observations of the essayist lend to an informal essay. So this is all about essay and free verse.